मोदी की मजबूती कांग्रेस है वजह। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोवा दौरे के आखिरी दिन कहा कि प्रधानमंत्री और पावरफुल बनेंगे क्योंकि कांग्रेस राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रही है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर गोवा में गठबंधन पर फैसला न लेने का भी आरोप लगाया। I cannot say everything right now because they didn't take seriously in politics. Modi ji is going to be more powerful because of Congress, because they are their PRP. If one cannot take a decision, why the country will suffer for that? Why country will suffer for that? They have got enough opportunity. They have contested instead of BJP, they contested against me. In my state, don't you think that morning shows the day? When they contested against of me even, when they contested against of my political party in Bengal, how they expect they will contest against of us and we will give only flowers to them and sweet to them? We have to distribute the sweet for all the regional parties. I want to see the regional parties are strong and we want that union of states. That theory should be changed and federal structure should be strong. Then every state strong. If every state strong, then central strong. दिल्ली का दादागिरी अनिक नक्का enough is enough. Fair enough. वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उन्होंने राजनीति को गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस की वजह से मोदी जी और पावरफुल होने जा रहे हैं। अगर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो उसके लिए देश क्यों खामियाजा उठाए। कांग्रेस को पहले मौका मिला था लेकिन वो मेरे राज्य में बीजेपी के बजाय मेरे खिलाफ ही चुनाव लड़ने लगे। बीजेपी ने अच्छे दिन का वादा किया था लेकिन अब ये लोग देश को खत्म करने में जुटे हुए हैं। देश में महंगाई बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, जीएसटी से व्यापार प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी इन मुद्दों को हल करने में गंभीर नहीं है। ये बातें जो है ये ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में कही। इसी के साथ भी उन्होंने कई अहम बातें कही है, आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। गोवा को गोवा पर शासन करने दीजिए, दिल्ली की दादागिरी गोवा में नहीं चलेगी। गोवा अपने पैरों पर खड़ा होगा और हम उसकी मदद करेंगे और वो लड़ेंगे। ये बातें जो है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं ममता बनर्जी ने किस तरीके से कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पर एक ही बात कही कि अगर आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी अगर मजबूत है तो उसका सीधे तौर पर अगर किसी को जिम्मेदारी उठानी चाहिए तो वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस की ही वजह से आज पावरफुल जो है वो बीजेपी होने जा रही है। और अगर कांग्रेस ने समय से फैसला लिया होता तो ऐसा नहीं होता। उनको मौका मिला था लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने हमारे ही खिलाफ चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। ये जो बातें हैं वो ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में कही है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी योगेश पांडे न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, फिलहाल जिस तरीके से एक बार फिर से ये बात सामने आई है और ममता बनर्जी ने कांग्रेस को ही सारा जिम्मेदारी उन पर थोप दी है, या फिर यूं कहें कि जो बीड़ा अभी तक लगातार ये जो तमाम विपक्षी दल है ये उठाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी को कमजोर किया जाए, अब यहाँ पर विपक्ष में ही एक बार फिर से एकजुटता नहीं देखने को मिल रही है। और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अगर आज बीजेपी मजबूत है, सशक्त है, तो उसका सीधा सीधा अगर किसी को जिम्मा जाता है तो वो कांग्रेस को जाता है।
देखिए, दरअसल ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि अगर अन्य विपक्षी दलों का भी जिक्र करें तो वो भी कहीं ना कहीं ये ठेकरा कांग्रेस पर ही फोड़ने का काम कर रही है और उनका साफ तौर पर कहना है। और अगर ममता बनर्जी का जिक्र करें तो वो साफ तौर पर जिन्होंने जिस तरीके से कहा कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे तो उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर के हमारे साथ आना चाहिए था और चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन देखने को जो मिला, जो वहां का नजारा था, वहां पर यह था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लड़ रही थी और उनके साथ ही साथ कांग्रेस गठबंधन न करके बल्कि अलग चुनाव लड़ रही थी। अगर कांग्रेस उस समय गठबंधन करती तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस को बेनिफिट होता, कांग्रेस को फायदा होता पश्चिम बंगाल में। और अब गोवा का जिक्र करें, जिस तरीके से गोवा में ममता बनर्जी लगातार अपनी पैठ को जमाने में लगी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि ये 2024 की तैयारी है मुस्कान। और जिस तरीके से अगर विपक्षों का, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ और वहां पर एक बार फिर से शानदार जीत के साथ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद से लगातार ये कहा जाने लगा कि विपक्ष का नेता अगर अब कोई है, कोई चेहरा है तो जो उभर करके आ रहा है वो ममता बनर्जी का है। जाहिर तौर पर है कि क्योंकि कांग्रेस के पास नेतृत्व विहीन जो दल है, क्योंकि नेतृत्व करने की क्षमता किसी में अभी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस अंदरूनी कलह से निपट नहीं पा रही है। कांग्रेस में राहुल गांधी को जिस तरीके से दिखाया गया और विपक्षी दलों ने या भारतीय जनता पार्टी को ही कहे तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से उनकी एक छवि बनाई है, उस छवि से अब कांग्रेस को उबर पाने में एक लंबा वक्त लगेगा। और ऐसे में नहीं लगता है कि प्रियंका गांधी भी उस कमी को पूरा कर पाएंगी इतनी जल्दी समय में। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं अगर विपक्ष के चेहरे का जिक्र करें तो साफ तौर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि भाजपा वर्सेस लड़ाई विपक्षी दल जरूर है, लेकिन अगर भाजपा का नेतृत्व का देखा जाए तो अमित शाह जरूर है, चाणक्य जरूर कहा जाता है उन्हें, लेकिन सबसे बड़ा जो चेहरा है, जो नेता चुनाव लड़ते हैं या पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, तो वो केवल एक चेहरे पर लड़ती है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई दूसरा चेहरा खड़ा हो सकता है तो इस समय वो अपनी पैठ जमाने में लगी है ममता बनर्जी। और गोवा में विधानसभा चुनाव को लेकर के हो या अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर के हो, हर जगह विधानसभा चुनाव जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये जो सियासी जमीन तैयार की जा रही है, पूरी भूमिका तैयार की जा रही है, वो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के टीएमसी अब लगातार सक्रिय नजर हो रही है। लेकिन आने वाले वक्त में सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि कांग्रेस जिस तरीके से अभी बिहार में जिस तरीके से अलग उपचुनाव का जिक्र किया कि अभी उपचुनाव अलग लड़ेंगे और उसके बाद आने वाले समय में फिर से एक बार बैठक करेंगे, कांग्रेस ने इस बात को कहा है। और उसके बाद देखा जाएगा, विचार किया जाएगा, विचार मंथन होगा कि आने वाले समय में एक साथ चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे। अगर इस तरह कांग्रेस अपना पल्ला अलग करती रहेगी, अपना पल्ला झाड़ती रहेगी, कांग्रेस से भी दल अलग होते रहेंगे, तो जाहिर तौर पर जो दल अलग होंगे उनको कहीं ना कहीं ममता बनर्जी साधने की जुगत भी करेंगी आने वाले समय में। और उन दलों के साथ फुल फ्लैश में जिस तरीके से गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात करेंगे, और केवल गोवा ही नहीं बल्कि अन्य विधानसभा चुनावों में अन्य राज्यों में भी विधानसभा को चुनाव लड़ेंगी। और फिर एक तैयारी होगी जो वो होगी लोकसभा चुनाव की। उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर दूसरा कैंडिडेट लाया जा सकता है, जो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को प्रस्तुत किया जा सकता है। मुस्कान, और देखिए योगेश, इसका ये जो बात आपने कही है ये वाकई वाजिब भी है और इसका जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इससे कयास पहले ही लगाने शुरू हो गए थे। अभी अगर थोड़ा पीछे वक्त की सुई को लेकर जाएं तो जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हुई तो उसमें पेगासस का मुद्दा उठा, उसमें तमाम विपक्षी जो दल थे उस समय वो एकजुट हुए और उन्होंने ये बीड़ा उठाया था कि हम पूरे तरीके से बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे क्योंकि बीजेपी जनता के सहित में काम नहीं कर रही है। ये बातें थी उस समय में जब राहुल गांधी और ममता बनर्जी आमने सामने हुए, तब भी ममता बनर्जी ने तभी साफ कर दिया था कि कांग्रेस इतनी समर्थ अभी नहीं है, इसलिए अगर विपक्ष के नेता में कोई चुना जाएगा तो खुद ममता बनर्जी चुनी जाएंगी। इस तरीके की बातें पहले ही सामने आ गई थी। अब इसी तरीके से अगर विपक्षी दलों में ही एकजुटता नहीं दिखेगी तो आगामी लोकसभा चुनावों में क्या समीकरण बनते नजर आएंगे? बिल्कुल साफ तौर पर मुस्कान, अगर जिस तरीके से कहे कि विपक्ष में एकजुटता नहीं है, ये समय समय पर फूट प्रदर्शित होती रहती है, सामने आती रहती है। क्योंकि चाहे महाराष्ट्र का जिक्र करें, वहां से कांग्रेस पर जिस तरीके से हमला बोला जाता है, नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े किए जाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस में नेतृत्व की विहीन है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को नेतृत्व की, एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, जो कि शायद कांग्रेस नहीं खोज पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा फायदा यही उठा पाती है क्योंकि कांग्रेस पर एक तो परिवारवाद का सबसे बड़ा आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस के पास कोई भी राष्ट्रीय लेवल पर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। परिवार के अलावा वो किसी दूसरे हाथों में कमान भी नहीं सौंप सकते हैं। जाहिर तौर पर है कहीं ना कहीं गांधी परिवार को इस बात का खतरा है कि कमान अगर दूसरे के हाथों में चली गई तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस वास्तव में गांधी परिवार से बिल्कुल अलग हो जाए, वो किसी दूसरे की कमान कोई दूसरा ही उसको लीड करने लगे।
अब जिस तरीके से अगर विपक्ष का आपने जिस तरीके से जिक्र किया, पेगासस का मामला का जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सदन के अंदर जाहिर तौर पर है कांग्रेस अगर पेगासस का मामला उठाया था उस समय तूल पकड़ा हुआ था किसानों का मुद्दा। आप किसान हितैषी बताते हैं, आप पहले किसानों के मुद्दों पर चर्चा करते और उसके बाद आप पेगासस को भी लेकर के आते, लेकिन आपने पेगासस का एक मुद्दा ऐसा पकड़ लिया और किसानों से बिल्कुल किसानों के मुद्दे को लेकर के बिल्कुल सदन में कोई चर्चा ही नहीं की है। केवल आपने केवल यही एक मुद्दा पकड़ा रहा, सदन का बहिष्कार करते रहे। ऐसे में किसान भी, आम जनता भी इस बात को देख रही है, कहीं ना कहीं वो समझने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर तौर पर है अभी जिस तरीके से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर के ही अदल बदल का ये जो सरकार चलती रही है, एक लंबे दौर के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पैठ जमा पाई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर तीसरा ऑप्शन जनता के सामने कोई आ जाएगा तो साफ तौर पर, क्योंकि अभी जिस तरीके से महंगाई का मुद्दा उठाया गया, ममता बनर्जी ने उठाया, कांग्रेस भी लगातार उठा रही है, और यही महंगाई का मुद्दा जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी तब भी उठाया करते थे। तो अब साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि वही महंगाई के मुद्दे में अगर भारतीय जनता पार्टी यदि गिरती है, मुस्कान ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा शब्द लग रहा है यदि, क्योंकि आने वाले समय पर अभी जनता के बीच में महंगाई जरूर है, लेकिन जनता का अभी मोह जो है वो बीजेपी से टूटा नहीं है, क्योंकि उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। अगर वो बात करती है, अगर आप उनसे पूछिए कि महंगाई है तो वो बिल्कुल कहेंगे कि हाँ महंगाई है, बहुत परेशान हूं, लेकिन अगर वो उनसे पूछे कि आप मतदान किसे करेंगे, वोट किसे देंगे, तो वो कहते हैं ऑप्शन रख दीजिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा मतदाताओं का झुकाव जाता है, वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि ऑप्शन नहीं है तो आप हम जाएंगे तो कहां जाएंगे। तो इस वजह से अगर उन मतदाताओं को कहीं ना कहीं तीसरा ऑप्शन दिखता है और उस तीसरे ऑप्शन के तौर पर अगर ममता बनर्जी उभर करके आती हैं, अपनी मजबूती को बना पाती हैं, तो कांग्रेस को वास्तव में एक बहुत बड़ा झटका होगा और भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई चेहरा सामने प्रस्तुत हो सकता है तो वो ममता बनर्जी हो सकता है। इसलिए अब कांग्रेस को भी बेहद जागने की जरूरत है। विपक्ष जिस तरीके से अगर ममता बनर्जी का कहें तो कांग्रेस को जगाने का काम कर रही है, कांग्रेस को चेतना चाहिए, कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए और अपने नेतृत्व पर विचार करना चाहिए। अगर अलग अलग प्रदेशों में जिस तरीके से उठापटक जारी है, अलग अलग प्रदेशों में जिस तरीके से अंदर कला जो मची हुई है उसको शांत नहीं कर पा रही कांग्रेस, तो ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव हो या चाहे लोकसभा के चुनाव हो, उनमें कांग्रेस कैसे जाएगी जब अंदर घर के अंदर ही फूट है, तो अन्य जो दल हैं उनको साथ में लाने में बहुत बड़ी मुश्किल होगी। मुस्कान बिल्कुल, और यही बात तो देखिए सबसे वाजिब है ना योगेश कि देखिए अगर कांग्रेस अपनी अंतर्कलह से ही नहीं जूझ पा रही है और इसी अंतर्कलह की वजह से कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पार्टी को छोड़ते नजर आ रहे हैं, और अगर पार्टी को छोड़ते भी हैं तो उसके बाद कांग्रेस की ओर से एक ही बयान सामने आता है कि हमने उस नेता को बनाया। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो अहंकार है कि जो मैं है कांग्रेस की, हमने उस नेता को बनाया, लेकिन शायद कांग्रेस ये भूलती नजर आ रही है कि कार्यकर्ता, नेता और मंत्रियों से ही एक पार्टी होती है। जब आपके तमाम मंत्री ही चले जाएंगे तो फिर कांग्रेस करेगी क्या? तो क्या वाकई ममता बनर्जी जो तीसरे ऑप्शन के रूप में जनता जिनको देख रही है वो वाकई अपनी इतनी पैठ बना पाएगी? क्योंकि कांग्रेस तो अंतर्कलह से ही नहीं जूझ पा रही है। मुस्कान देखिए अभी ममता बनर्जी को जनता देख नहीं रही है, ममता बनर्जी पैठ बनाने की जुगत में है, हमने ये कहा है। अभी जनता के माइंड पर ममता बनर्जी का इतना बड़ा फोकस नहीं बैठ रहा है। ममता बनर्जी धीरे धीरे अपना विस्तार करने की कोशिश में लगी हुई है, लगातार जिस तरीके से वो राजनीति में सक्रिय, क्योंकि अभी तक पश्चिम बंगाल तक ही उनका एक दायरा था, वो पश्चिम बंगाल तक ही सीमित थे, लेकिन अब वो पश्चिम बंगाल से बाहर निकल रही है और पश्चिम बंगाल से बाहर निकल करके वो आ रही है और लोगों से मुलाकात कर रही है। अगर जिस तरीके से मुझे लगता है, आपको बहुत बड़ी बात बताऊं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी ममता बनर्जी आ सकती हैं चुनाव से पहले, और सबसे बड़ी बात बताऊं कि वो मुझे जो लगता है वो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगी, अखिलेश यादव के साथ वो बैठक करेंगी और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ वो समर्थन मंच में भी कहीं ना कहीं साझा दिखने को मिल सकता है, मंच साझा करते हुए भी नजर आ सकती हैं। तो ऐसे में अगर गोवा है, गोवा के बाद अब उत्तर प्रदेश की जो तैयारी है उनकी, जो उत्तर प्रदेश में आएंगी विधानसभा चुनाव, वहां पर भी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और आने वाले समय में अगर यही टीएमसी उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश में तो वो है समाजवादी पार्टी। आज भी जिस तरीके से 6 विधायक बहुजन समाजवादी पार्टी टूट करके समाजवादी पार्टी में गए हैं, लगातार समाजवादी पार्टी मजबूत होती जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी किसी पार्टी का दल का जिक्र करें तो ऐसे में वही चीज मैंने कहा कि अभी दरअसल जनता के बीच में ममता बनर्जी का चेहरा नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन अभी ममता बनर्जी बनी नहीं है, अभी एक लंबा समय है लोकसभा चुनाव में, तो ऐसे में अपनी पैठ लगातार बनाने की जुगत में है ममता बनर्जी। और अगर यही हाल रहा तो वास्तव में ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इस अपनी पहल में सक्रिय और सफल भी नजर आ सकती हैं, क्योंकि एक लंबा दायरा समय है और उस लंबे समय में अलग अलग विधानसभा में चुनाव है, अलग अलग विधानसभा
लोकसभा चुनाव में वो दौरा कर सकती हैं और वहां के जो राजनीतिक दल हैं, राज्यों के जो राजनीतिक दल हैं, उनसे गठबंधन के साथ उनका समर्थन करके अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकती हैं। और उसके बाद एक बड़े रूप के तौर पर वो विपक्षी दल अगर ममता बनर्जी को चेहरा बनाते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में, तब ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं तीसरे दल के रूप में, तीसरे चेहरे के रूप में जनता देखेगी। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, चर्चा हमारे साथ करने के लिए।